हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चे मैसेज में जब डाउट सॉल्विंग सेशन हो रहा है उस टाइम पे पूछ रहे हैं कि सर आखिर आईसीएसआई क्या चाहता है बोले हमसे, राइट। तो आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपका आईसीएसआई जो है, या फिर अगर मैं आईसीएसआई के एग्जामिनर्स के बारे में बात करूं तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। गॉट द पॉइंट। एंड इस बात को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने 3 अलग अलग पेपर्स जो हैं वो लेके आया हूं, जिसमें से एक ऐसे वाला पेपर जो आपको ये बताएगा कि आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट नहीं करता है। मतलब आईसीएसआई का बोलना है कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मैन, यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो पेपर है, हालांकि ये पेपर थोड़ा सा पुराने वाला है, लेकिन इसमें चूंकि स्टूडेंट ने 71 मार्क्स तो स्कोर किया है, बराबर है, तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर पेपर जिसमें कि एग्जाम्शन स्टूडेंट यहां पे लेके आया है, 64 मार्क्स जो हैं वो यहां पे सिक्योर किए, बराबर है। तो 71 वाले में और 64 वाले में ऐसा क्या लिखा था जिससे कि आईसीएसआई की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहां पे पूरे हो रहे हैं। तो इनके बारे में डिस्कशन जो है वो अपन करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, इसके पहले कि मैं डिस्कशन को शुरू करूं, मैं आपको ये रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि सीएस कार्ड इंडिया का ये जो धमाकेदार ऑफर चल रहा था, वो ऑफर खत्म होने जा रहा है अगले 5 दिनों के अंदर। मतलब 10th ऑफ मार्च इज द लास्ट डेट। 10th मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट है जब तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, और सिर्फ 5 दिन जो है वो आपके पास में बचे। गॉट द पॉइंट। तो चाहे मैं रिकॉर्डेड वाले क्लासेस की बात करूं, चाहे मैं लाइव बूस्टर की बात करूं, जिसका डेमो जो है वो तो आप अच्छे से देख चुके हैं, और ये भी आपको पता चल चुका होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव बूस्टर के हिसाब से जो राइटिंग प्रैक्टिस है उस चीज को करना। गॉट द पॉइंट। एंड फिर उसके बाद में अगर बात करूं तो सर वीकली टेस्ट, सर अभी एनालिसिस से हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और आज की वीडियो में भी आपको ये समझ में आएगा, इसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो उसके हिसाब से वीकली टेस्ट जो है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 10th मार्च इज द लास्ट डेट, यानी कि 5 ही दिन आपके पास में बचे। गॉट द पॉइंट। लेकिन फिलहाल टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव अहेड और एनालाइज करते हैं यहां पे सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें से एक में 24 के आसपास मार्क्स सिक्योर किए गए हैं, दूसरे में 64 और फिर 71। क्या बात कर रहे हो सर? कई बच्चे तो ऐसा बोलेंगे सर 71 मार्क्स भी कोई लेके आ सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से यहां पे 71 मार्क्स या फिर एग्जम्पशन वाले जो मार्क्स हैं वो बोले हम सिक्योर कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, यहां अगर मैं इस स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो सर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यूजुअली ऐसा होता है कि हमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि सब क्वेश्चंस जो हैं वो भी रहते हैं। सर अगर आप इस स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर इनको मिले जुले मार्क्स जो है वो मिले। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन आपका रहता है ये तकरीबन 20 मार्क्स का होता है, अगर मैं लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो। यह मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूं कि इज इट फॉर कंपनी लॉ और फॉर जेआईजीएल और फॉर एसबीसी या फिर प्रोफेशनल के अंदर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करो। गॉट द पॉइंट। ये अपन जनरली बात कर रहे हैं कोई भी थ्योरी पेपर को सॉल्व करने के लिए। गॉट द पॉइंट। फिर देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो यूजुअली ऐसा होता है कि 16 मार्क का होता है। इसका मतलब सर ये 5 मार्क का था, ये 5 का था, ये 5 का था, ये 5 का था, और यहां पे ये 4 का, 4 का, 4 का, 4 का हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का। और अगर आप चौथे वाले की बात करेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ये 8 मार्क का था और ये भी 8 मार्क का था। फिर अगर मैं 5वें पे जाता हूं तो 3 क्वेश्चन आपको वहां पे दिए हुए हैं, 16, 4 3 12, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर शायद इन्होंने दिया नहीं होगा, ऐसा कुछ तो भी हुआ होगा, बट से फॉर एग्जांपल कि ये 5 मार्क का था, 5 5 और 5, राइट। और फिर लास्ट वाला ये 8 मार्क का और ये 8 मार्क का, जिसमें से यहां अगर आप देखोगे तो 4 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क, 4 मार्क। यानी कि एक बात बताओ, क्या फुल टू मार्क्स किसी में मिले हैं क्या? नहीं साहब।
कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना आप लिख लीजिए, लेकिन पूरे मार्क्स जो हैं वो आपको किसी भी पेपर में मिलने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन सर अगर वो नहीं भी मिला है तो क्या बोले मैं एग्जाम्शन को यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। आप यहां पे एग्जाम्शन जो है उसको आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए साहब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरीके से लिखा होगा। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन पेपर फिलहाल मैं यहां पे लेके नहीं चल रहा हूं, मुझे आंसर देख के समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज का क्वेश्चन जो है वो क्या होगा। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, इन्होंने बताया कि दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सब आंसर सब क्वेश्चन ए। गॉट इट? टर्म्स एंड द कंडीशन फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट टू सेल और परचेज कैन बी ब्रीफली एन्यूमरेटेड एज फॉलोज। भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि मैं कहना चाहूंगा इनकी जो हैंडराइटिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूटीफुल है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ब्यूटीफुल, वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट, कि बहुत ही क्लियर है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर कोई भी बंदा उसके अलावा, यूजुअली ऐसा होता है सर बोले हमारी राइटिंग जो है ना हमारे अलावा किसी और को समझ में ना आती, बोले भाई साहब गॉड लव, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन यहां अगर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने जो अपना आंसर लिखा है, आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूटीफुली लिखा है, ब्यूटीफुल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा तो भी यहां पे होना चाहिए कि अगर मैं हैंडराइटिंग की बात करूं तो ये आपकी क्या है भाई साहब, क्लियर है। बोले तो क्या एक्सपेक्टेड है, हैंडराइटिंग क्लियर रहनी चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे सर जहां जहां पर इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स आ रहे हैं वहां वहां पर इन्होंने क्या किया है, चीजों को अंडरलाइन किया है। ये देख रहे हैं आपको, जहां जहां पर कहीं पर भी अगर इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स, और सर एक बात और देखिए, नीट एंड क्लीन देखिए आप, यहां पर एक वर्ड लिखा उन्होंने विच, जो कि गलत था उनके हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नो इसको मॉडर्न नहीं किया, इसको ऐसे 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 नहीं किया। क्या किया उन्होंने, बहुत ही प्यार से एक सिंगल सा कट जो है वो यहां पे मारा, यानी कि प्रोफेशनल चीज जो है वो समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ध्यान से भाई साहब हैंडराइटिंग क्लियर चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, साफ सुथरा होना। गॉट द पॉइंट? फिर जहां पर भी अगर इंपॉर्टेंट वाली चीज आ रही है, अगर इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसको क्या करना जरूरी है, सब बोले उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। उसको क्या करेंगे, उसको बोले अंडरलाइन करेंगे, उसको अंडरलाइन करना यहां पे क्या है, जरूरी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, मैं यहां सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, complete and the full description of parties to the contract shall be given to facilitate accurate identification. Next point, area location specification of the property shall be mentioned in narrative recital of the deed along with other details like history of purchase of the property etc. फिर उसके बाद purchase consideration in figure and words. सेंटेंस फ्रेमिंग इन प्रोफेशनल वे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर शीट को एनालाइज करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है, जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है ये बोले आपका काइंड ऑफ प्रोफेशनल है, सबसे पहली वाली बात। ठीक है, और सर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, इट इज सेंटेंस फ्रेमिंग। सर आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जो ग्रामर है वो एकदम सही होनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि देयर इज अ सेंटेंस जो कंप्लीट हो रहा है। ये ध्यान से देख लीजिए आप, क्या बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है क्या, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मली यहां पे लिखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? और सर यहां पे इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने 6, 7 और 8 1.5 पेज का आंसर लिखा है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और इनको कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और पूरा कंसेप्चुअल लिखा है, किसी भी पॉइंट में अगर आप देखोगे क्या बहुत ज्यादा लिखा हुआ है क्या, नहीं साहब, नॉर्मल जितना चाहिए था उतना ही लिखा हुआ है। यानी कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या हो गया, सब बोले कंसेप्ट हो गए सर। ठीक है, कंसेप्ट बोले पूरे का पूरा लिख दिया। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 5 मार्क का पेपर अगर सॉल्व करना होगा तो बोले कम से कम आपको यहां पे 1.5 पेज का लिखना पड़ेगा। इज इट सो? नो। ये देखो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1B किसके बारे में पूछ रहा है? प्रोमिसरी नोट के बारे में पूछ रहा है। तो जो पहले वाली चीजें थी वो नॉर्मली बताई। प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर्ड इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टूवर्ड्स द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। एसेंशियल क्या क्या है भाई साहब इसके, क्या क्या चीजें आनी चाहिए? बोले ये सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए। इनको अगर वो थोड़ा सा इलॉबरेट करते ना, ये ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे नेम ऑफ द मेकर, नेम ऑफ द ड्रॉई, ठीक है, इसको थोड़ा और इलॉबरेट करते तो जहां 3 मार्क्स मिले हैं वहां पे 4 आ जाते। लेकिन फिर भी ये देखो भाई साहब, आधे पेज से ज्यादा इन्होंने लिखा नहीं है और कितने मार्क्स मिल गए इनको? 3 मार्क्स मिल गए। अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा लिखते, थोड़ा सा और ज्यादा, तो 4 मिल जाते। सर एक काम करते फिर तो 1.5 पेज लिखते तो 5 में से 5 मिल जाते। नहीं साहब, उसका कोई मतलब नहीं आता। ये देख लीजिए, अब आपके सामने है कि आधे से भी थोड़ा सा कम है, उसमें भी देखोगे तो ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी। गॉट द पॉइंट? फिर भी इनको कितने मिल गए? 3 मार्क्स मिल गए यहां पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यों? बिकॉज स्टिक टू कंसेप्चुअलिटी। ठीक है, जो चीज कंसेप्चुअल है वो है। अब इसमें इतना ही आ सकता है तो बोले ज्यादा कहां से लिख के दे दूं? बोले मैं बस इतना था कि जो यहां पे सिंपल इतना ही लिखा हुआ है, नेम ऑफ द मेकर, अगर इसकी जगह लिखा होता दैट इन प्रोमिसरी नोट द नेम ऑफ द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट शुड हैव बीन मेंशन्ड और शुड बी मेंशन्ड, अगर ऐसा लिखा होता तो जहां 3 मार्क्स आए वहां पर 4 मार्क्स भी मिल सकते थे। बट अगर इतना लिखने पे 5 में से 3 मार्क्स मिल गए, सर ये भी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। मतलब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आईसीएसआई के एग्जामिनर खड़ूस होते हैं और मार्क्स नहीं देते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छा लिखा होगा तो मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1C, फॉर्मेशन ऑफ लीगल ओपिनियन नीड फॉलोइंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। एकदम कंसाइज लिखा है, ठीक है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 5 पॉइंट में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। शायद इसमें और कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड था करके यहां पे 2 ही मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए गए, पूरा पेज इनको यहां पे फिल करना चाहिए था। और उसमें थोड़ा सा और यहां पे इलॉबरेट करके बता सकते थे कि लीगल ओपिनियन का मतलब क्या होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर वो किया होता तो 4 मार्क्स यहां पे भी मिल गए होते, लेकिन अभी भी जो लिखा है अच्छा लिखा है। सिर्फ आपने क्या बताया, प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताया, तो आपको यहां पे क्या मिल गए, प्रॉपर्ली मार्क्स जो है वो मिल गए। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1D, सर रिटर्न स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है, जो आपका ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इस चीज को, डिफेंडेंट जो होता है उसका जो रिप्लाई आता है उसके बारे में कोई तो भी सवाल जो है वो पूछा गया था। सो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय डिफेंडेंट इन रिस्पॉन्स टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट हिम। एसेंशियल क्या क्या होगा उसके बारे में यहां पे बता दिया, 7 पॉइंट बताए, 8 और 9 पॉइंट बताए। और अगर आप देखोगे, ये ध्यान से देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो उन्होंने यहां तक लिखा था, ये वाले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने यहीं तक खत्म कर दिया। 0.9 लिखे पर आंसर यहीं पे खत्म हो गया। फिर भी इनको कितने मार्क्स मिल गए, यहां पे 4 मार्क्स मिल गए भाई साहब 5 में से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यों? कंसेप्ट क्लियर थे सब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोले ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रिसाइटल के बारे में पूछा गया है। इसमें इन्होंने एक ही पेज का पूरा बताया, 4 मार्क का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कितने मार्क का था, 4 मार्क का था। इन्होंने एक ही पेज यहां पे लिखा है और कितने मार्क्स इनको मिल गए, 3। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, अगर एक पेज की जगह पे 1.5 पेज लिखा होता तो भी 3 ही मिलते। 4 में से 4 मिलना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर 4 में से 4 मार्क्स मिलना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो भाई साहब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है। कोई एकदम ही अगर धर्मात्मा इंसान बैठा होगा, वो अगर आपको एक आधे क्वेश्चन में दे दे तो वो उनका बड़प्पन है, अदरवाइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए फिर उसके बाद में अगला देखिए, ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया क्वेश्चन नंबर 2B। इसमें अगर आप देखोगे तो कंटेंट इन्होंने यहीं तक का लिखा, इसमें भी 1.5 पेज पूरा नहीं भरा उन्होंने, 2 पेज तो दूर ही हो गए, ठीक है। फिर भी 4 में से कितने मिल गए, 3 मार्क्स जो है वो उनको यहां पे मिल गए। और यही अगर मैं बात करूं 71 वाले के अंदर, तो यहां देखिए भाई साहब, यहां इनको जो ये मिला है, मार्क्स जो मिले हैं इनको, अच्छे मार्क्स यहां पे मिले हैं। ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट पुराने जमाने में हुआ करता था थोड़ा सा,
जो आपका अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट था, ठीक है, जो आज की डेट में एमसीक्यू हो चुका है, वो थोड़ा सा पुराने टाइम पे क्या था, सब्जेक्टिव वाला था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्वेश्चन जो आपके आते थे वो अलग अलग हिसाब से आते थे, कोई 6 मार्क का, कोई 5 मार्क का, कोई 8 मार्क का, राइट। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो फुल मार्क्स भी शायद मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल ही हो। यहाँ पे देख लेते एक बार यहाँ पे। सर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5A जो कि थ्योरी वाला था, थ्योरी वाला जो है इसमें इन्होंने क्या किया, एक पेज जो है वो यहां पे लिखा, कितने मार्क्स मिले इनको, 5 मार्क्स यहां पे मिल गए। अब ये थ्योरी में देख लीजिए आप वापस से, जो जो चीजें मैंने आपको बोली, कौन सी चीजें बोली भाई साहब। सबसे पहली बात, क्लीन एंड क्लियर राइटिंग, ठीक है। दूसरी बात, अंडरलाइन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद में सेंटेंस फ्रेमिंग, ठीक है, फिर उसके बाद में टू द पॉइंट, फिर उसके बाद में कंसेप्चुअल, गॉट द पॉइंट। एंड जो टू द पॉइंट है उसको आप एक और नाम और दे सकते हैं क्या सर, रिलेवेंट आंसर। सर जो रिलेवेंट है वही यहां पे लिखा है, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर की बातें जो वो नहीं लिखी। क्या है सर क्वेश्चन, फॉलोइंग कैन बी इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अकाउंट्स ऑडिटेड, अकाउंट्स का जो ऑडिट होता है सर, ये कंपनी लॉ में भी काम आएगा। एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि अगर बात करें आप ऑडिट के बारे में तो कंपनी लॉ में ऑडिट नाम का जो टॉपिक है वो आपको दिया रहता है, राइट। तो बोले अकाउंट्स का ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है, और वो भी किससे, बोले इंडिपेंडेंट ऑडिटर से। आंसर पढ़ते एक बार क्या लिखा है सर, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर नॉट कंसर्न्ड विद द डायरेक्ट वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज लेंडर्स, गवर्नमेंट, डिबेंचर होल्डर्स एटसेट्रा। उनके लिए बोले फायदा रहेगा, यहां पे उनको ये एश्योरिटी रहेगी कि हाँ जो भी कंपनी में किया गया है प्रॉपरली किया गया। फिर उसके बाद में इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय हु टेंड टू मिस अप्रोप्रिएट द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी परफेक्ट है सर। फिर उसके बाद में आउटसाइडर्स लाइक द बैंकर्स रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी टू एसेस रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी, नेटवर्थ, क्रेडिबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि टू द पॉइंट, एकदम सटीक, एकदम बढ़िया तरीके से, गॉट द पॉइंट। अगला देखते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5B किसकी बात कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी एज विच पासेस द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, सॉरी ये प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा हूं, प्रोप्राइटरी है कि क्या है, जो भी हो छोड़ो इसको एक बार। लेकिन अगला अगर मैं देखूंगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 5C, सेक्शन नंबर 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड टू बी रेंडर्ड। अब ये देखिए टू द पॉइंट, एकदम इधर उधर की कोई भी बात नहीं, जो है वो यहीं पे है बोले, ठीक है। कौन सी चीजों में ऑडिटर जो है वो काम नहीं कर सकता है, सेक्शन नंबर 144, सब बोले ये इतनी चीजों में नहीं कर सकता है साहब। इसके अलावा और क्या लिख के दूं, बोले मैं आपको कुछ और है ही नहीं इसके अंदर, गॉट द पॉइंट। तो इनको यहां पे कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। ये इक्वल्स टू करके 3 लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे दिया हुआ 3 मार्क्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर बोले आप बात करते हैं कि आईसीएसआई को एक्सपेक्टेड क्या है, तो वैसा सबसे पहली बात आपने जो लिखा है वो क्लीन रहना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो लिखा है उसको अगर आप अंडरलाइन कर सके तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, रिलेवेंट वाली चीजें ही आपको लिखनी है, और कंसेप्चुअल आंसर जो है वो आपका रहना चाहिए। सवाल आता है सर क्या चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये ध्यान से देखिएगा भाई साहब, एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ का पेपर है भाई साहब को मार्क्स कितना है 24, ठीक है। मार्क्स देखोगे तो 2 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, इसमें कुछ नहीं, 1 2 कुछ नहीं, 1 2 1 कुछ नहीं, 2। सर ये वो नहीं क्या जोजो वाला जो होता था x0 x0 x0, वैसा कुछ तो भी गेम लग रहा है ये, बराबर है सर ऐसा। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक भी क्वेश्चन के अंदर 10 के ऊपर, मतलब 10 भी टच नहीं किया भाई साहब ने, सिंगल डिजिट में रह गया। 10 छोड़ो, एक में 6 गया है, बाकी 5 के ऊपर भी नहीं गया भाई साहब।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में आंसर देखिए कैसा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये भाई साहब मेरे ख्याल से गलत फील्ड में आ गए, इनको जाना था डॉक्टरी में। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, नीट एंड क्लीन राइटिंग, कहां है, दिख रही है आपको कहीं पे? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुरिस्टिक पर्सन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। भाई साहब एग्जामिनर ना बहुत सारे पेपर ऑलरेडी चेक कर चुका है, उसके बाद में ये वाला पेपर देख रहा है, तब तक भाई साहब का दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है अलग अलग टाइप के पेपर्स को देख के। फिर ऐसी राइटिंग आ रही जिसमें बंदे को क्या करना पड़ रहा है, नजर गड़ानी पड़ रही है और देखना पड़ ढूंढना पड़ रहा है कहां क्या लिखा हुआ है। दैट इज वाई इट हैज एक मिनट सर बोले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए बोले कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, या इसलिए है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड है? ये समझ रहे हो? लीगल एंटिटी एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, and that is why the company gets a residential status। ये क्या तरीका हो भाई साहब? पहले ही आंसर में आप देख लीजिए, मतलब कहां से लेके कहां बात जा रही है। सर बोले चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी है, और बोले चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है इसीलिए बोले मेंबर्स से अलग है, और इसीलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो बोले रहता है गेट्स। फिर उसके बाद में लाइक पता नहीं, हैज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, बट दैट डजंट मीन दैट कंपनी विल गेट ऑल द राइट्स conferred by the constitution। We all know that the citizenship status is only given to the natural person and company is not a natural person। that is why company is not a citizen, ठीक है। but company can have its registered office, company can have a domicile and this domicile power is given to the company। कंपेयर कर लो भाई साहब, एक तो ये आपका आंसर दिख रहा है जिसमें हर बात जो भी कहना चाहता है सामने वाला बंदा पूरा क्लियर है, और दूसरा आपको ये वाला आंसर दिख रहा है जिसमें अच्छा सर वो वाले में आंसर को देख के क्वेश्चन का पता लगाया जा सकता है। यहां पे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या होगा, मतलब क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या आंसर को देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या होगा? नहीं साहब। सर क्या चीज की कमी है यहां पर? सबसे पहली बात, नो क्लीन हैंड राइटिंग। वापस से मैं ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लीन चाहिए भाई साहब। दूसरी बात, लैक ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट भी यहां पे प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, लैक ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग, गॉट द पॉइंट। सर बोले क्वेश्चन का मीनिंग जो है वही पूरा नहीं हो रहा, बोले क्या करूं, बोले मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, यस अ होल्डर ऑफ जीडीआर इज मेंबर ऑफ, गई भैंस पानी में। पहले ही मतलब आंसर शुरुआत करने में आपने क्या कर ली, बैंड बजा ली। भाई साहब अगर मैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वाले की बात करूं तो वो कंपनी का मेंबर नहीं कहलाता है कभी भी। कब कहलाएगा? जब उसके पास में शेयर्स आ जाएंगे और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा, तब जाके कहलाएगा। जब तक शेयर्स नहीं आएंगे क्या उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा? नहीं साहब। तो ये कहां से बन गया? पहली बात तो ये यहीं पे जीरो हो गया, अगर मैं होता तो यहीं पे उसको जीरो दे देता, आगे बढ़ता ही नहीं मैं। बट ठीक है, आगे क्या लिखा है ये ध्यान से देखिएगा। द नॉर्मल प्रोविजन है, एबनॉर्मल प्रोविजन कौन से होते हैं मेरे भाई? यहां पे लिखा द नॉर्मल प्रोविजन, तो सवाल ये कि एबनॉर्मल प्रोविजन कौन से होते हैं? द नॉर्मल प्रोविजन सेज दैट अ होल्डर ऑफ जीडीआर मीन्स हु अ कंपनी issues any security in foreign value in foreign market, it is called as GDR। foreign value foreign market, it is called as what? GDR, ठीक है। the currency may differ but we all know,
हाँ कि ना? हम सबको पता है बोले वी ऑल नो दैट शेयर इज अ बंडल ऑफ राइट एंड द लाइबिलिटी एंड जीडीआर होल्डर गेट्स ऑल द राइट्स। अच्छा, ये तुमको किसने पढ़ा दिया मेरे भाई कि जीडीआर जिसके पास में होंगे उसको वोटिंग का भी राइट मिलेगा और उसको डिविडेंड का राइट भी मिलेगा? सही में हमको तो पता ही नहीं था ऐसा। कंसेप्ट कहां है? नहीं है कंसेप्ट सर। चाहे आप इनमें से किसी भी, ये देखिए यहां पे ये भाई साहब ने क्यों एक मार्क दिया मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं एक भी ना देता। आगे फिर यहां पे बोले बस हो गया, बोले अब इसके आगे मैं झेल नहीं पाऊंगा, कट्टी कर दिया पूरा, बराबर है। या फिर ऐसे ही अगर मैं आगे क्वेश्चंस में देखूं आपको लगभग यही वाली चीजें मिलेंगी यहां पे, तो अल्टीमेटली क्या करेगा इंसान भाई साहब? यही करना पड़ेगा फिर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि सर क्या एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो भाई साहब अगर हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो एक्सपेक्ट नहीं करता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको एक्सपेक्ट नहीं करता है, अगर लैक ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग है तो सॉरी सर। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, अगर ये आप कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में फेल क्यों ना करे यार सामने वाला? आप सोचिए ना, मतलब अगर एग्जामिनर के सामने एक तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है, सॉरी आंसर शीट है किसी बंदे की, और एक ये वाली आंसर शीट है, और एक ही बंदे को पास करना, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़ी कि जितने लोग आ गए बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबके आंसर सही है तो चलो सबको पास कर दो। अब बताइए मुझे, अगर एक ये क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर शीट है, और दूसरी ये आंसर शीट है, किसको पास करना चाहिए, इसको या पहले वाले को? ऑब्वियसली इसको। गॉट द पॉइंट? एंड सर बोले अगर ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? मैं बार बार आपको कह चुका हूं, सॉल्यूशन है आपके पास में 3 मेरे भाई। वैसे तो आपके पास में 2 ही सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात, क्लियर द कंसेप्ट। दूसरी बात, डू राइटिंग प्रैक्टिस। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है। अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो आप आंसर में सही तरीके से चीजों को लिखेंगे। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हैंडराइटिंग जो आपकी रहेगी वो अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब वापस से मैं आपको बता दूं, कर्सू राइटिंग में लिखने का नहीं है, कैलीग्राफी निकालने की बात नहीं कर रहा तेरा तुम्हारा भाई। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आना चाहिए, क्लीन राइटिंग चाहिए बस। दूसरी बात, सेंटेंस का फ्रेमिंग जो होगा वो अच्छा होगा। तीसरी बात, सब प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो आप कर पाएंगे अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करते हैं तो। गॉट द पॉइंट? एंड ये ध्यान से सर, अगर आपको ये दोनों चीजें करनी है प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए जरूरत है कंसिस्टेंसी की। मतलब सर मैंने देखा है बच्चों को, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये बोलना होता है कि एक काम करो सर, पहले ना आप क्लासेस कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं करता हूं, बोले आराम से। जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तब स्कैनर को खोल के बैठेंगे और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़ेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे। भाई क्या फायदा हुआ ये चीज करके? कोई बेनिफिट नहीं। क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में अगर आप ऐसा कर रहे होंगे, एक्चुअल में अगर आप ना तो कंसेप्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, ना आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, और ना आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, ये भी आप नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब 2-3 साल आप यहां पे टाइम वेस्ट करोगे, फिर उसके बाद में यार ये तो नहीं हो रहा, चलो एक एमकॉम तू आ जाते को कर लेता हूं, एमबीए तू आ जाते को कर लेता हूं। मत करो फिर ये वाली चीज, कोई मतलब नहीं आएगा उस चीज का, बराबर है। अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो भाई साहब जिंदगी में करना है तो ये करो। कहां गया, सॉरी यहां पे मैं ये रहा, ठीक है। हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे वो कर दो, फिर उसके बाद में कंसेप्ट्स, बराबर है, उन पे फोकस करो। सेंटेंस फ्रेमिंग आपका यहां पे हो ही गया। प्रोफेशनल राइटिंग जो है उसको लाने की कोशिश करो। गॉट द पॉइंट? सब बोले ग्रामर वगैरह सब सही होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी क्या? चलेगी, एक आधी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर थोड़ा बहुत सही है वो नहीं चलेगा। थोड़े मतलब बहुत सारे सही में एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज ओके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आया? तो भाई साहब क्या करना है आपको, करना है एनालाइज करना है कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर आपके नहीं होंगे तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये क्लासेस जो है वो लेनी चाहिए।
अगर कंसेप्ट क्लियर है लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूं तो आपको लाइव बूस्टर जो है वो लेना चाहिए। अगर खुद से कर पा रहे हैं, गो अहेड विद दैट। कंसिस्टेंटली, रेगुलरली अगले 60 दिनों तक आपको क्या करना होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। गॉट द पॉइंट? सर बोले राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पा रहा हूं और कंसेप्ट भी मेरे क्लियर हो गए हैं, बस मुझे अपने आप के बारे में एनालाइज करना है, तो ज्वाइन टेस्ट सीरीज। खुद से कर पा रहे, बहुत ही अच्छी बात है, राइट? लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आज कमिटमेंट चाहिए कि सर जो अगले मेरे पास में 60 डेज हैं, वैसे तो 1 मार्च से आपके 60 डेज शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये जो 60 डेज हैं, इन 60 डेज में कंसिस्टेंटली आई विल फोकस ऑन द कंसेप्ट्स एंड आई विल फोकस ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस। ये कमिटमेंट मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आज की आज चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ये चीज करने के लिए तुमको बोल रहा हूं, राइट? और बिलीव मी, अगर तुमने ये वाली चीज कर ली ना मेरे भाई, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये तुम्हारे साथ में नहीं होगा, और जो ये वाली चीज है ये तुम्हारे साथ में होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? आई होप कि ये वाला वीडियो जो है वो आपके काम आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या एक्सपेक्ट नहीं करता है। दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।